हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनुज मंगल, आपके अकाउंट की फैकल्टी। हम लोग आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके क्लास 11th के इस चैप्टर के ऊपर। इसका नाम है डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 15 है। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेंगे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है जी, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो जी सर, आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है भाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, अटेंशन करो, चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। तो भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हमने बेसिक क्लासेस करी थी, ठीक है, वहां पर भी हमने इसका छोटा सा एक मतलब इंट्रोडक्शन लिया था कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब तो कुछ बंद कर दो भाई, यहाँ देख लो 2 मिनट के लिए। ठीक है, देखो जी, तो सर डेप्रिसिएशन क्या होता है। सर डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स मतलब भाई जब मेरे जो एसेट्स है, ठीक है, अच्छा देखो आप एक चीज सोचो, क्या आप जो मोबाइल फोन या कोई भी एक एसेट, कोई भी एसेट, ठीक है, आप कोई भी एसेट पकड़ लो, आपकी कार पकड़ लो, मोबाइल फोन पकड़ लो, इवन आप अपनी बिल्डिंग्स वगैरह को पकड़ लो, तो भाई देखो ये सब कुछ डेप्रिशिएट जरूर होता है। ठीक है, डेप्रिशिएट का मतलब क्या है भाई, इनकी वैल्यू हमेशा कम होती है, ये फैक्ट है। ठीक है, वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब आप लोग मुझसे कहोगे कि सर ये तो आप गलत कह रहे हो, आपने अभी एक नाम लिया, आपने कहा बिल्डिंग। आपने क्या कहा, बिल्डिंग। आपने कहा सर बिल्डिंग भी क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। बिल्डिंग भी क्या होती है, लेकिन सर ऐसा तो नहीं होता। हमारे तो चाचा जी ने, ताऊ जी ने एक बिल्डिंग खरीदी थी। ठीक है, जिस टाइम खरीदी थी उस टाइम सर उन्होंने कुछ 40-50 लाख की खरीदी थी, और आज तो सर उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए है ना। इतना ज्यादा मुनाफा, इतना ज्यादा मतलब वैल्यू बढ़ गई है, इतनी वैल्यू बढ़ गई है। अच्छा देखो, वैल्यू कम हुई तो क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जब वैल्यू बढ़ती है तो क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं सर, एप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे कोर्स में मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं कि जब भी वैल्यू कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जब भी वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। तो सर जी हमारे तो चाचा ताऊ जी ने बिल्डिंग खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू बढ़ रखी है सर, एप्रिसिएशन हो रखा है, और आप कह रहे हो कि बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, तो बेटा ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है कि आप ये कह रहे हो कि सर बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है। बेटा कभी लाइफ में बिल्डिंग एप्रिशिएट नहीं होती, लाइफ में हमेशा लैंड एप्रिशिएट होता है। ठीक है, आप कभी किसी से ये बोलो कि भाई जमीन मैं रखता हूं, ठीक है, तो तू सिर्फ बिल्डिंग खरीद, क्या कभी कोई इंसान सिर्फ बिल्डिंग खरीदता है, लैंड भी तो खरीदेगा। बिना लैंड के बिल्डिंग क्या करोगे यार, कहां से खरीदोगे बिल्डिंग जब लैंड ही नहीं है तो, राइट। तो भाई बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग एक डेप्रिशिएबल एसेट है। बिल्डिंग एक डेप्रिशिएबल एसेट है, मतलब सर बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है। आप मुझे बताओ, क्या आपको अपनी बिल्डिंग में बार बार पेंट वेंट नहीं करवाना पड़ता, क्या रिपेयरिंग नहीं करानी पड़ती, क्यों कराते हो रिपेयरिंग, ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे। इसका मतलब वैल्यू कम होती है ना भाई बिल्डिंग की। अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम नहीं होती, बिल्डिंग की वैल्यू क्या मतलब है, भाई बिल्डिंग देखने में अच्छी लग रही है, बिल्डिंग कुछ वर्किंग कंडीशन में है, दैट इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। कोई इंसान वैल्यू क्या है जज करेगा, इसी तरीके से, राइट भाई। तो आप उसको बार बार रिपेयर क्यों करा रहे हो, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, उसका लुक खराब हो जा रहा है, तो आपको बार बार पेंट कराना पड़ रहा है, रेनोवेशन करानी पड़ रही है। तो भाई बिल्डिंग एक डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन सर जो वैल्यू बढ़ती है ना, वो लैंड की बढ़ती है। जो वैल्यू बढ़ती है वो किसकी बढ़ती है, लैंड की बढ़ती है सर। कभी भी बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती। आप मुझे बताओ, यहां मैं यहां की बात कर रहा हूं कालका जी की। ठीक है जी, अभी हम कहां पे बैठे हैं, कालका जी में बैठे हैं। सर मैं बात कर रहा हूं कि कालका जी में जो प्लॉट्स का रेट है, जो एक प्रॉपर्टी का रेट है, क्या वही सेम रेट आपको गुड़गांव में मिल जाएगा। सर सस्ता होता है, गुड़गांव की जमीनें सस्ती है। तो सर आप किसके बेसिस पे जज कर रहे हो, प्लेस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, प्लेस। तो भाई जो प्लेस है वो बिल्डिंग को नहीं अफेक्ट करती, प्लेस लैंड को अफेक्ट करती है। इसलिए जो वैल्यू होती है वो लैंड के हिसाब से होती है, बिल्डिंग के अकॉर्डिंग नहीं होती। बिल्डिंग उसके अंदर एक एड ऑन है, बिल्डिंग उसके अंदर एक एड ऑन है सर। बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती, लैंड की वैल्यू बढ़ती है। और लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन बिल्डिंग एक डेप्रिशिएबल एसेट है। क्या ये बात हमेशा याद रहेगी सर। अगर कोई बोले कि बिल्डिंग की वैल्यू घटती है तो सही है ही गलत है,
सही है सर, लैंड की वैल्यू घटती है, सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। थ्रू आउट योर लाइफ आप कभी भी अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग के अंदर आप डेप्रिशिएशन करोगे, ठीक है? डेप्रिशिएशन एक पार्ट है, दिस इज नॉट अ चैप्टर, दिस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, राइट? तो सर कहीं भी आप डेप्रिशिएशन की चीज देखोगे ना, आपको कभी भी थ्रू आउट योर लाइफ कहीं भी आपको लैंड के ऊपर डेप्रिशिएशन लगता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि सर लैंड के ऊपर डेप्रिशिएशन लगता ही नहीं, लैंड के ऊपर डेप्रिशिएशन लगता ही नहीं है। समझ में आई ये बात? चलो, तो सर इसका मतलब क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है? अब सर एसेट की वैल्यू क्यों गिरती है? एसेट की वैल्यू क्यों गिरती है भाई? उसके दो रीजंस होते हैं, या तो पैसेज ऑफ टाइम या फिर यूसेज ऑफ टाइम, या तो पैसेज ऑफ टाइम या फिर यूसेज ऑफ टाइम। सर व्हाट डू यू मीन बाय पैसेज ऑफ टाइम? भाई देखो, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब है बीत जाना, समय का बीत जाना। भाई देखो, आप मुझे बात बताओ, आप आज गए, आपने एक ब्रांड न्यू आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीदा, राइट? आप लेके गए, ठीक है, और इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ गया, आपने अपना बंद का बंद डब्बा घर पे एक अलमारी में रख दिया, ठीक है, और आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, भाई किसी रिलेटिव की तबीयत खराब हो गई, आपको वहां जाना पड़ गया, और तबीयत इतनी खराब हो गई कि आपको वहां पे 5-6 दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ता रुक के आना पड़ा, ठीक है जी। आप 1-2 हफ्ता वहां पे रुक के आए, ठीक है, अब वहां पे पैसों की नीड पड़ी, आपका भी थोड़ा भाई बैंक बैलेंस हिल गया, अब भाई रिलेटिव के पास गए, वहां पे आप उनसे थोड़ी कहोगे कि तुम ही खर्चा करो, ठीक है, इमरजेंसी में आपको भी खर्चा करना पड़ सकता है, आपका बैंक बैलेंस थोड़ा सा हिल गया, आपने कहा भाई अब मुझे इस आईफोन 16 प्रो मैक्स की कोई नीड नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। आप गए, ठीक है, मान लो आप मेरे पास आए कि सर जी यार मैंने देखा आपको ना, आपका मन था कि मैं आईफोन 16 ले लूं, ठीक है, लेकिन गरीब आदमी हूं भाई, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, तो आप आए सर मेरे पे बहुत पैसे थे, मैंने खरीद लिया, ठीक है, अब मेरे को जरूरत नहीं है, आप ले लो, ठीक है। तो मैंने कहा अरे यार ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर ले लो। तो मैंने कहा कितना खरीदा आपने? तो मैं कहा आप कितने का बेचोगे मुझे, ठीक है, एंड यू सेड कि सर मैं आपको 1,25,000 20,000 का बेचूंगा, ठीक है, आई डोंट नो कितना रेट चल रहा है, ठीक है, आपने कहा सर मैं इतने का आपको बेचूंगा, ठीक है, तो मैंने कहा यार ये तो एमआरपी है, मतलब इन द सेंस कि नया फोन तो इतने का ही मिल रहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि भाई पागल वागल है क्या यार, मैं तेरे को 95,000 रुपीज दूंगा, लेना है तो लो, अदरवाइज रहने दो। तो आप कहोगे सर आप बड़े पागल हो, मैंने अभी फोन खरीदा, डब्बे में पैक पड़ा हुआ है, बिल मेरे पास है, वारंटी पूरी है, आप मुझे प्राइस कम दे रहे हो। तो मैं कहूंगा मेरे ढोकले, आपने एक चीज ध्यान नहीं दी, जब हम लोग डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने उसको मिस कर दिया, और डेप्रिसिएशन में आपने ये नहीं देखा कि सर जो भी एसेट, जो एक डेप्रिशिएबल एसेट होता है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी लगता है, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी लगता है। मतलब सर आपने उस फोन को यूज नहीं किया, मैं मानता हूं, आपने उसको खोला भी नहीं, ये भी मैं मानता हूं, फोन पूरी वारंटी में है, बिल आपके पास है, बॉक्स आपके पास है, ब्रांड न्यू कंडीशन में फोन है, ठीक है, लेकिन आपने 2 हफ्ते पहले खरीदा, 2 हफ्ते पहले खरीदा था, अब ये मेरे लिए एक सेकंड हैंड फोन है, चाहे आपने इसको यूज ना किया हो, लेकिन सर समय तो बीत गया ना, आपकी ओनरशिप में आए फोन को 2 हफ्ते हो गए, अब मेरे लिए कैसा फोन है? सेकंड हैंड फोन है। कैसा फोन है? सेकंड हैंड फोन है। तो सर मैं आपको इसके पूरे पैसे नहीं दूंगा, और जो भी आपकी वैल्यू रिड्यूस हुई है ना, वही होता है डेप्रिसिएशन। समझ में आया? क्या पैसेज ऑफ टाइम समझ में आ गया कि सर चाहे आप यूज करो या ना करो, अगर चीज आपके पास पड़ी है तो सर वो सेकंड हैंड मानी जाएगी, और उसकी वैल्यू में रिडक्शन जरूर होगा, उसकी वैल्यू में रिडक्शन जरूर होगा। समझ में आ गई? सर ये हो गया हमारा पहला कि सर पैसेज ऑफ टाइम की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। दूसरा बट ऑब्वियस है सर, यूसेज ऑफ एसेट। यूसेज ऑफ एसेट, भाई अब आप सामान लेके आए, आपने उसको इस्तेमाल भी कर लिया, अब आप मुझे बेचने आए हो, तो आप ये थोड़ी उम्मीद करोगे कि मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा, मैं आपको कुछ रिड्यूस अमाउंट दूंगा, कुछ रिड्यूस अमाउंट दूंगा। क्यों सर? क्योंकि आपने वो एसेट यूज करा है, और इसकी वजह से उसके ऊपर भी क्या लग गया? डेप्रिसिएशन लग गया। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है,
तो चाहे कुछ भी करो या ना करो, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। क्या इतनी बात मैं कह सकता हूं कंक्लूजन के तौर पे? ठीक है, इन दो पॉइंट्स हम ये समझ सकते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन जरूर लगेगा, चाहे कुछ करो चाहे ना करो। ठीक है जी, चलो सर। अच्छा, तो सर डेप्रिसिएशन किस किस एसिड पे लगता है, किस पे नहीं लगता? भाई देखो, डेप्रिसिएशन हर एक एसिड पे लगता है एक्सेप्ट लैंड। डेप्रिसिएशन हर एक एसिड पे लगता है एक्सेप्ट लैंड। अब भाई चाहे वो आपका एसेट टैंजेबल एसेट हो, चाहे इनटैंजेबल एसेट हो, फिक्स्ड हो या करंट हो, भाई इनमें से कोई भी एसेट हो, हर एक एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। बस एक चीज का फर्क है। किस चीज का सर? सर वो फर्क है नाम का, वो फर्क है नाम का। सर जब भी हमारे इनटैंजेबल एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहते, उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहते। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, मैंने आपको पहले भी बताया कि सर उसे क्या कहते हैं। अगर वैल्यू रिड्यूस हो रही है टैंजेबल, फिक्स या करंट एसेट की, और अगर वो टैंजेबल के नेचर में फॉल करते हैं तो उनके ऊपर रिडक्शन ऑफ वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। लेकिन इनटैंजेबल एसेट्स की जब वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहते। नहीं जी, एप्रिसिएशन मतलब तो वैल्यू बढ़ना होता है। सर आपको वर्ड तो याद आ रहा है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। सर उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या कहते हैं सर? अमोर्टाइजेशन। ठीक है, याद करो जब मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी ना, तो उसके अंदर एक ट्रीटमेंट आई थी जहां कह दिया गया था कि सर आपका जो गुडविल है वो अमोर्टाइज हो गया। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था सर कि ये क्या हुआ, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? तो भाई डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है अमोर्टाइजेशन। जस्ट द डिफरेंस इज कि अगर टैंजेबल एसेट रिड्यूस होगा तो उसे डेप्रिसिएशन कहेंगे, लेकिन अगर इनटैंजेबल एसेट रिड्यूस होगा तो उसे अमोर्टाइजेशन कहेंगे। काम दोनों का एक ही है। समझ में आती है इतनी बात? चलो जी, यहां पे आ जाओ जी। देखो जी, अब सर डेप्रिसिएशन ना दो तरीके चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन या तो कैरिंग वैल्यू या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट, डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये डेप का क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन। आगे हम जब भी डेप वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब क्या होगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, हम शॉर्ट फॉर्म बनाते रहेंगे। तो सर डेप्रिसिएशन कैरिंग वैल्यू पे लगेगा या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लगेगा, ये डिपेंड किस पे करता है सर? मेथड पे। अब सर हिस्टोरिकल कॉस्ट का तो हमको मतलब पता है क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने वहां भी पढ़ा है, तो हमने उसमें पढ़ा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जितने पर खरीद के लेके आए थे, दैट्स इट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल प्राइस। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल प्राइस। सर ये कैरिंग वैल्यू का क्या मतलब होता है? भाई ये कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है कि आज की डेट में, ठीक है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आज की डेट में आपका एसेट कितने का दिख रहा है? कितने का, तो मेरी हिंदी भी खराब है। ठीक है जी, कितने का दिख रहा है? सर एसेट कहां पे दिखता है? बैलेंस शीट में। सर एसेट कहां पर दिखता है? बैलेंस शीट में। तो भाई कैरिंग वैल्यू का क्या मतलब है? सर कैरिंग वैल्यू का मतलब है आज की डेट में आपका एसेट कितने का दिख रहा है। कहां पर? बैलेंस शीट में। कहां पर? बैलेंस शीट। तो सर बैलेंस शीट में आज मेरा एसेट जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ है उसको कहते हैं कैरिंग वैल्यू। जितने अमाउंट पर मेरा एसेट रिकॉर्ड हुआ है उसको कहते हैं कैरिंग वैल्यू। ठीक है जी। सर इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में कितना रेट चल रहा है, ऐसा नहीं मैं कहना चाहता। जितना मेरी बुक्स में दिख रहा है, जितना मेरी बुक्स में दिख रहा है वो कैरिंग वैल्यू है। जो मार्केट में रेट चल रहा है उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। जो मार्केट में रेट चल रहा है उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। लेकिन जो बुक्स में रेट दिख रहा है उसे कहते हैं कैरिंग वैल्यू या फिर बुक वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। ठीक है जी।
हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब सर जितने में ओरिजिनली परचेज्ड किया था। और ऐसे डिपेंड किस पे करता है, मेथड पे। ठीक है, अब मेथड कौन कौन से होते हैं सर? सर दो मेथड्स हमारे पास होते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के। वन इज SLM एंड सेकेंड इज WDV। SLM एंड WDV, ठीक है सर। ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म्स है, इनकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अभी नाम देखो समझते आगे है। SLM की फुल फॉर्म क्या है सर? स्ट्रेट लाइन मेथड। सर WDV की रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है जी, WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सर डेप्रिसिएशन कितने मेथड होते हैं? दो। कौन कौन से? SLM एंड WDV, SLM एंड WDV, SLM एंड WDV। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सर जनरली डेप्रिसिएशन जो है वो WDV के अकॉर्डिंग चार्ज होता है। जनरली डेप्रिसिएशन WDV के अकॉर्डिंग चार्ज होता है, ठीक है, इन रियल लाइफ। ठीक है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है कि सर SLM यूज किया है या फिर WDV, तो बेटा आपको SLM मानना है। ठीक है, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, फॉर योर एग्जाम्स ये जी, अगर ये आपके सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए, अगर आपके क्वेश्चंस में ये नहीं गिवन कि सर कौन सा मेथड लगाना है, तो भाई आप क्या मानोगे? बाय डिफॉल्ट SLM मेथड मानोगे कि सर हमारा क्वेश्चन क्या फॉलो करता है? SLM मेथड फॉलो करता है। ठीक है जी, लेकिन एक जनरल नॉलेज की बात मैंने आपको क्या बताई कि सर इन रियल लाइफ जनरली कौन सा मेथड लगता है? WDV यूज किया जाता है। ठीक है जी, आपको इस पर ध्यान देना है कि सर डिफॉल्ट क्या लगाना है? SLM लगाना है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक है जी, डन। चले आगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या किया अभी तक हमने? डेप्रिसिएशन का मतलब समझा। ठीक है, यूसेज या फिर पैसेज। अगर डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल एसेट पे लगेगा तो एमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं? एमोर्टाइजेशन। अच्छा, कौन सा ऐसा एसेट है जो नॉन डेप्रिशिएबल है? लैंड। कौन सा ऐसा एसेट है जो नॉन डेप्रिशिएबल है? लैंड। सर डेप्रिसिएशन दो चीजों पे लग सकता है, या तो कैरिंग वैल्यू पे या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेथड के ऊपर। सर कैरिंग वैल्यू मतलब आज की डेट में आपका एसेट कितने का दिख रहा है? कहां पर सर? जी, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, बुक्स मतलब बैलेंस शीट। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अच्छा मेथड कौन कौन से होते हैं सर? SLM और WDV। क्वेश्चन साइलेंट है तो SLM लगाएंगे। ठीक, चल आगे चलते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। देखो सर, अब हम बात करते हैं मेथड्स की कि सर ये मेथड्स के अंदर क्या होता है और इनको कैलकुलेट कैसे करना होता है हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, आपके लिए अभी 11 में सिर्फ दो ही मेथड है, SLM एंड WDV। आगे जाओगे तो दो तीन मेथड्स और ऐड हो जाएंगे। ठीक है सर, SLM का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड सर ये कहना क्या चाहता है? एज पर दिस मेथड डेप्रिसिएशन वुड बी चार्ज ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखो जी, ये मेरा मतलब था मेथड से। सर अगर हम SLM की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर लगेगा। वहीं पे सर अगर आप WDV यूज करोगे तो कहां पर लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। कहां पर लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। क्या होता है अभी आगे समझते हैं। तो देखो जी सर, अगर हम लोग SLM को फॉलो करते हैं तो हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पर क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सर डेप्रिसिएशन का रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन का रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू। सर व्हाट इज दिस सैल्वेज वैल्यू? डाउट है सर, व्हाट इज दिस? बेटा ये होता है आपका भंगार का रेट। ठीक है, सिंपल भाषा में भंगार का रेट। मतलब सर इसका मतलब क्या है? जब आप अपनी मशीन को, जब वो खत्म हो जाएगी, देखो हर एक चीज की एक लाइफ होती है बेटा, हर एक चीज की एक लाइफ होती है। आपने कोई भी मशीन खरीदी, फॉर एग्जांपल एसिड मशीनरी आती है, आपने कोई मशीन खरीदी, बेटा वो मशीन कितना टाइम चलेगी?
मैक्सिमम 10 ईयर्स 20 ईयर्स, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है, इनकी अच्छी खासी क्वालिटी लाइफ होती है, तो 30 साल 35 साल, डिपेंड करता है कितने साल की उसकी लाइफ है। जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तब बेचने जाओगे ना, ठीक है। चलो हम सबसे सिंपल बात करते हैं, कार। भाई दिल्ली के अंदर कार की लाइफ कितनी है? 15 साल, 15 साल, ठीक है। दिल्ली में कार कितने टाइम तक चलती है? 15 साल तक। कौन सी कार? पेट्रोल कार। डीजल वाली 10 साल, ठीक है जी। अगर मेरे पास एक पेट्रोल कार है तो उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? 15 साल। अभी मैंने मान लो 15 साल पूरा उसको यूज कर लिया, अब मैं लास्ट में तो बेचूंगा ना, 15 साल के एंड पे आ गया, बेचने जाऊंगा, तो जब बेचूंगा तो मेरे को बेचने पर कितनी वैल्यू एक्सपेक्टेड है उसे कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। कितनी वैल्यू एक्सपेक्टेड है उसे कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। तो ये मैं लिखा है भंगार का रेट। भाई अब जब आपकी गाड़ी खत्म, अब आप उसको भंगार में देने जाओगे कि भाई ये मेरी गाड़ी रख लो, बताओ कितने में खरीदोगे, तो वो आपको एक कुछ रुपए देगा, तो वो जो रुपए हैं उन्हें कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। जितना हमने खरीदा, मैं यहां बात करें हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो यहाँ टोटल कॉस्ट का मतलब है हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है जी। तो सर सैल्वेज वैल्यू, अच्छा मैं आज खड़ा हूं, आज मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, मुझे कैसे पता 10 साल बाद कितने मिलेंगे? इसलिए इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड। ये कैसे होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, ये मेरे को कुछ एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। क्या पता मैं सोच रहा हूं कि मुझे बाद में 5,000 रुपए दे दे, ठीक है, लेकिन मिले सिर्फ 3,000 रुपए, ये मिल गए 8,000 रुपए, तो ये क्या है? सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि सर इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। इन दोनों को माइनस करो, जो भी अमाउंट आएगा उसको डिवाइड करना है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ यानी कि 15 साल। सर फिर अगर टोटल से ही करना है तो आपने रिमेनिंग वर्ड क्यों लिखा है? 15 साल तो पूरे ही है, तो रिमेनिंग क्यों लिखा? बेटा हमेशा, नहीं, हमेशा आप स्टार्टिंग में नहीं कैलकुलेट करोगे, आपके पास अब आगे जब आप जाओगे तो आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे स्टार्टिंग में वो WDV लग रहा था, बीच में SLM लगाना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में क्या लग रहा था? बीच में क्या चालू कर दिया? तो वहां पे रेट कैसे निकालोगे? तो सर रिमेनिंग लाइफ लगानी है, ये नहीं कि 15 साल की गाड़ी तो 15 साल डिवाइड कर दिया, खड़े आप 8वें साल पे हो तो 7 साल बचे ना गाड़ी के, तो सर उस टाइम पे जो टोटल कॉस्ट है गाड़ी की यानी कैरिंग वैल्यू, ठीक है, माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो सर इसलिए यहां पर रिमेनिंग वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी लाइफ बची है, जितनी लाइफ बची है। आप जब 0th ईयर पे खड़े हो तो पूरी लाइफ बची है तो आप पूरे से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, इसलिए रिमेनिंग वर्ड हमेशा लगाना है, ठीक है। सर फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू विच इज भंगार का रेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? सिंपल है सर, सिंपल है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल भी कर लेते हैं। सर मान लो मैं 50 लाख रुपीस की कोई मशीनरी खरीद के लेके आया, ठीक है, मुझे ये उम्मीद है कि जब बेचने जाऊंगा तो भाई इतनी महंगी है, इतनी महंगी है तो मुझे 1 लाख तो दे ही देगा, 1 लाख तो दे ही देगा, ठीक है जी। और सर मेरी जो ये मशीनरी है इसकी लाइफ 10 साल की, लाइफ कितने की है सर? 10 साल की है। तो सर पहले क्या करेंगे? 50 लाख माइनस 1 लाख, 49 लाख। सर लाइफ कितनी है? 10 साल की। सर 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 4.9 लाख। समझ में आया कैसे निकालते हैं? सर जितनी टोटल कॉस्ट हुई माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। सर 49 लाख आंसर आया, डिवाइड बाय 10 जो कि मेरी यूजफुल लाइफ थी। तो सर 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ गया? 4.9 लाख। कोई बात नहीं यार, 10 साल की है ना इसलिए। समझ में आई सर बात? ठीक है, चल अब हम बात करते हैं सर WDV की, ठीक है। सर दिस मेथड वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। सर आपने तो इसका नाम ही लिख दिया, रिटन डाउन वैल्यू। भाई ये रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या है पहले वो समझो। इसका नाम रिटन डाउन वैल्यू क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रिटन डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो रिटन डाउन वैल्यू निकलती कैसे है? जो भी आपकी कैरिंग वैल्यू यानी कि आज की डेट में जितना आपको अपना एसेट बुक के अंदर दिख रहा है उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन टिल द डेट। मतलब सर आज तक का कितना डेप्रिसिएशन आपने लगाया, दैट इज योर रिटन डाउन वैल्यू।
दैट इज योर रिटन डाउन वैल्यू। सर यहाँ पे टिल द डेट क्यों लिखा हुआ है भाई? क्योंकि देखो आपके पास कैसी सिचुएशंस आएंगी, आपने मशीनरी ली, अब आप सोचो 10 साल बाद बेचूंगा, बीच में खराब हो गई, तब बेचना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, कितने में बेच रहे हैं? तो भाई उसी वैल्यू कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू। सर कैसे निकलेगी? आज तक का डेप्रिसिएशन। अब जरूरी है क्या कि आपने मार्च में ही बेची हो? हमारा ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो क्या जरूरी है आपने मार्च में बेची हो कि पूरा साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा? नहीं सर, क्या पता मैंने जुलाई में बेच दिया हो, क्या पता मैंने जुलाई में बेच दिया हो। तो जितने मंथ बैठते हैं उतने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और रिटन डाउन वैल्यू निकाल लेंगे, उतने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और रिटन डाउन वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आई सर बात? ठीक है जी। तो क्या करना है सर? टिल द डेट का मतलब क्या है? जहां तक की बात हो रही है, जहां तक की बात हो रही है। मैंने आपको यह भी कहा था अभी कि सर पहले WDV लग रहा था, एकदम से SLM लगाना चालू कर दिया, तो भाई जरूरी है क्या कि मार्च से चेंज किया हो? जरूरी है क्या मार्च से ही चेंज किया हो? सर क्या पता अक्टूबर में चेंज कर दिया हो, हाफ ईयर बनता है अक्टूबर में 6 महीने, तो क्या सर क्या जरूरी है क्या मार्च से चालू किया हो? सर वो 6 महीने में चेंज कर देगा। तो हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कैरिंग वैल्यू से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। समझ में आई सर बात? ठीक है। तो यहां पर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर टिल द डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका कुछ मीनिंग है जो मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो इसको हमेशा अच्छा अपने नोट्स में भी ऐसे रिकॉर्ड करना है और याद भी रखना है कि सर टिल द डेट और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का क्या मतलब। समझ में आ गई सर बात? अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला की। ये देखो सर कितना गंदा लग रहा है देखने में, है ना जी? बड़ा गंदा फॉर्मूला है। ठीक है, ये देखो बताओ ये क्या है सर? R इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर रूट S अपॉन C स्क्वायर रूट n में है इंटू 100। सर ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको क्या समझ में आएगा? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है फॉर्मूला, इतना गंदा फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये सिर्फ आपको डराने के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए है, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना। तो सर रेट कैसे निकलेगा? भाई निकालना ही नहीं पड़ता, रेट ऑलरेडी गिवन होता है, रेट ऑलरेडी गिवन होता है। आपको कभी भी WDV में रेट कैलकुलेशन के लिए नहीं आता, रेट कैलकुलेशन के लिए नहीं आता सर, रेट हमको ऑलरेडी गिवन होता है, हमको बस WDV के तरीके से लगाना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये सिर्फ आपको डराने के लिए आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, कहीं भी आपको रेट कैलकुलेशन का तरीका नहीं पूछेंगे क्योंकि सर बड़ा गंदा फॉर्मूला है। ठीक है, मैथ्स में पढ़ोगे, अकाउंट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो अब नॉन मैथ वाले कहेंगे सर हमने छोड़ा मैथ इसलिए है कि हमको मैथ ना पढ़नी पड़े, आप अकाउंट्स में भी इतना गंदे गंदे मैथ पढ़ा रहे हो। तो पढ़नी नहीं है भाई, रेट गिवन होगा, आपको सिर्फ रेट को चार्ज करना है। ठीक है जी, चलो आगे चलो, आ जाओ जी। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो इससे पहले जल्दी से रिवाइज करते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया सर? सबसे पहले हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, दैट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, दो वजह से, पैसेज ऑफ टाइम और यूसेज ऑफ टाइम। सर डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? जो टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, अगर इनटेंजिबल पे लगेगा तो अमोर्टाइजेशन। ठीक है सर, इनडेप्रिशिएबल यानी कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कौन सा होता है? लैंड। ठीक है जी सर, डेप्रिसिएशन दो चीजों में लग सकती है, या तो कैरिंग वैल्यू पे या फिर हिस्टोरिकल वैल्यू पे। सर कैरिंग वैल्यू का मतलब जो कि आज की डेट में आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। सर डिपेंड किस पे करता है? मेथड पे। ठीक है जी सर, मेथड कौन कौन से होते हैं? दो मेथड होते हैं सर, SLM और WDV। SLM की फुल फॉर्म स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV की फुल फॉर्म रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सर स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? डिफॉल्ट है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? डिफॉल्ट फॉर्मूला है। अगर सर हमको ये नहीं बताया गया, क्वेश्चन साइलेंट है और बताया ही नहीं गया कि डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, तो हम किस पे करेंगे? SLM पे करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद सर उसके बाद हमने क्या देखा भाई? उसके बाद हमने देखा कि SLM क्या होता है। सर SLM वो होता है जहां पे डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लगता है। सर फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं सर WDV पे। WDV क्या है सर? यहां पर डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? रिटन डाउन वैल्यू पे। रिटन डाउन वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? कैरिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। ठीक है सर, फॉर्मूला याद करना है क्या? नहीं करना, रेट अपने आप गिवन होगा। ठीक है जी, ये थी यहां तक की कहानी। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे सर कि डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या होती है।
डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या होती है। सर देखो, हमने ये सीख लिया डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है। डेप्रिसिएशन दो तरीकों से निकलता कैसे है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब बात ये है कि भाई हमने डेप्रिसिएशन तो निकाल लिया, उसको बुक्स में रिप्रेजेंट कैसे करना है, बुक्स में रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो सर कैसे रिप्रेजेंट करना है वही बताने के लिए हम आपको यहां पर आए हैं। एक सेकंड देंगे, आ जाओ, ठीक है सर। तो हमको अपना रिप्रेजेंट कैसे करना है वही बताने के लिए हम आपको यहां पर आए। तो सर देखो कैसे रिप्रेजेंट होता है भाई। डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करने के आपके पास होते हैं सर दो तरीके। पहला होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कोई आपके बुक में नाम नहीं है भाई, आपको समझाने के मैं दो नाम लिखे हैं यहाँ पे। एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक है रिड्यूस फ्रॉम द एसेट, ठीक है। एक्चुअली पूरे मेथड में ये दो चीजें होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, ठीक है जी। तो सर दो तरीके हैं, या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के तरीके से कर लो या फिर एसेट में से रिड्यूस कर दो। दो तरीके हैं, या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के तरीके से कर लो या फिर एसेट में से रिड्यूस कर दो, ठीक है सर। सर एसेट में से रिड्यूस तो समझ में आ गया, ठीक है। एसेट में से रिड्यूस का मतलब सर 10 लाख का एसेट था, ये चलो पिछला एग्जांपल ले लेते हैं। सर 50 लाख का एसेट था और एक साल का डेप्रिसिएशन कितना था 4.9 लाख। तो सर आपकी क्या कहते हैं जो आपका मशीनरी है या फिर जो भी आपका ये पर्टिकुलर एसेट है ये कितने पे दिखना चाहिए सर, ये दिखना चाहिए आपका 55.1 लाख, 55.1 लाख पे, ठीक है सर। सही बात है। तो ये होता है रिड्यूस फ्रॉम द एसेट का मतलब कि जितने का एसेट है उसमें डेप्रिसिएशन अभी माइनस कर दो, बात का झमेला नहीं पालना। जितना एसेट निकलता जा रहा है साथ साथ माइनस करते चलो, ठीक है जी। तो ये होता है रिड्यूस फ्रॉम द एसेट का मतलब। सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? तो डेप्रिसिएशन तो हमको फिर भी पता है, अभी आप बता के आए हो, ये एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो जी सर एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा। अब कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है इकट्ठा, मतलब सारा एक साथ, सारा एक साथ, उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड। ये इंग्लिश का वर्ड है भाई, अकाउंट्स का वर्ड नहीं है, हर जगह देखने को मिलेगा आपको, ठीक है जी। जहां पर भी चीजें एक साथ हो रही होंगी तो उसे कहेंगे एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड, ठीक है जी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब सर सारे सालों का डेप्रिसिएशन हम एक बार में लगाते हैं। सो तो कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया आपने। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोपोर्शनेटली चार्ज करते हुए चलो, आप कह रहे हो सारे सालों का एक साथ लगाते हैं। डाउट आ रहा है मन में, क्लियर करेंगे अभी आगे जाके, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब सारा डेप्रिसिएशन एक साथ, सारा डेप्रिसिएशन एक साथ, यहां पर हर साल रिड्यूस करते हुए चलो, हर साल रिड्यूस करते हुए चलो। अब इनका मतलब क्या है आराम से देखते हैं। देखो जी सबसे पहले इजी वाले पे आते हैं। तो देखो जी ये क्या कहते हैं, ये भाई साहब कहते हैं कि रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड का डेप्रिसिएशन है उसको डिडक्ट कर दो एसेट में से इटसेल्फ रेगुलरली, मतलब कि एसेट में से ही रिड्यूस करना है रेगुलरली, एसेट में से रिड्यूस करना है रेगुलरली। मतलब सर इस साल का डेप्रिसिएशन था माइनस कर दिया, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं हम एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, अगले साल का भी सेम डेप्रिसिएशन रहेगा, फिर माइनस कर दूंगा, जो आंसर आएगा उसमें से फिर माइनस कर दूंगा। मतलब सर हर साल ये कहानी चलती रहेगी, हर साल कहानी चलती रहेगी और मेरी बुक्स में मेरा एसेट रिड्यूस्ड अमाउंट पे दिखता रहेगा। ये देखो हमारी कैलकुलेशन देखो 55 45, ठीक है। चलो तो सर हर साल मेरी बुक्स में क्या होगा, रिड्यूस अमाउंट पे मेरा जो है एसेट वो दिखता रहेगा, ठीक है जी। ये सिंपल सा मतलब इसका समझ भी गए आप लोग। सर वैल्यू है डेप्रिसिएशन हर साल माइनस करते रहो, ठीक है। तो देखो यहां मैं लिख भी दिया, एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स रिटन डाउन वैल्यू, एट इट्स रिटन डाउन वैल्यू। कैसे रिटन डाउन वैल्यू सर? देखो अच्छा एसेट कहां दिखता है? बैलेंस शीट में। तो भाई ये मैंने आपके लिए क्या बना दिया है, एक बैलेंस शीट। देखो सर जो मेरा एसेट है सिंपल क्या हो रहा है, ये मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट लिख दिया, ठीक है सर। ये आपकी क्रेडिट साइड है, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड एसेट आता है, ठीक है जी। याद करो मैं आपको बताया हुआ है, बैलेंस साइड में क्रेडिट साइड क्या आता है? एसेट आता है। तो सर एसेट जो है अपने अमाउंट भी दिखेगा। ये कौन सा अमाउंट है सर? एट अ रिड्यूस्ड अमाउंट। जो सर ये अमाउंट आप यहाँ हर साल कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये
ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में दिखता रहेगा। ठीक है सर, देखो जिस साल खरीद के लाओगे उस साल 50 लाख दिखेगा, जिस साल अगले साल आ जाएगा ये दिखेगा, उसके अगले साल फिर माइनस होकर दिखेगा। ठीक है जी, तो ऐसे हर साल की जो बैलेंस शीट बनेगी, हर साल बैलेंस शीट में रिड्यूस अमाउंट आता रहेगा। ठीक है जी, समझ में आई सर बात? चलो, तो ये सिंपल हो गया सर, बस जितना डेप्रिसिएशन निकलता रहे माइनस करते रहो, बुक्स में डालते रहो, बुक्स में डालते रहो। ठीक है, इस पे आते हैं, ये मेन है सर। देखो जी सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड विल बी क्रेडिटेड। सर जो भी इस साल का डेप्रिसिएशन है, जैसे कि आपको यहां दिख रहा होगा 4.9 lakhs, 4.9 lakhs, सर ये मेरा इस साल का डेप्रिसिएशन है, इसको मैं डाल दूंगा भाई एक अकाउंट में जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों का मतलब एक ही है, नाम अलग अलग। ठीक है, या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमको क्या करना है सर, जितना भी डेप्रिसिएशन है सबको इस अकाउंट के अंदर इकट्ठा करते रहो, सबको इस अकाउंट के अंदर इकट्ठा करते रहो। और देखो सर, एसेट विल ऑलवेज बी शोन ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट इन द बैलेंस शीट। सर एसेट जो है ना हमेशा अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा। सोचो, एसेट हमेशा अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा बैलेंस शीट में। कैसे दिखेगा वो मैं बताता हूं। ये देखो सर, ये एक और एक्सट्रैक्ट है आपके सामने बैलेंस शीट का। सर एसेट जो है ये क्या है सर, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट। तो देखो मैंने कहा था ना ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा। सर हम क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट में से आज तक का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो ये किस पे आ जाता है, रिड्यूस्ड अमाउंट पे। किस पे आ जाता है, रिड्यूस्ड अमाउंट पे। सर आपको पता है ये दोनों अमाउंट एकदम सेम है, ये वाला और ये वाला अमाउंट एकदम सेम है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। सर इसमें से ऑलरेडी माइनस करके मैंने दिखा दिया। इसमें क्या करता हूं, इसमें साल दर साल नहीं चलता, जितना ओरिजिनल कॉस्ट है वो दिखेगा, और आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो कहां होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है कहां पर होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। और सर वो मैं माइनस करके क्या दिखा दूंगा, रिड्यूस्ड अमाउंट दिखा दूंगा। समझ में आती है इसकी बात? ठीक है, एक एग्जांपल समझे, ठीक है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आ जाओ जी, एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं। मान लो सर मैंने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है जी। सर मशीनरी की कॉस्ट कर रही है 50 लाख, ठीक है जी, वही लेते हैं 50 लाख। इस बार सर थोड़ा सा इजी करने के लिए कैलकुलेशन हम चीजें अलग कर लेंगे। जैसे कि सर मेरी जो मशीन का जो सैल्वेज वैल्यू है, क्या है सर, सैल्वेज वैल्यू सर वो है 5 लाख, ठीक है जी। और सर जो यूजफुल लाइफ है क्या है सर, वो है सर आपकी लेट से 5 इयर्स, ठीक है जी। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो सर हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको ही पता है डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। सर टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन, ठीक है जी, यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कौन सी सर, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। सर ये बच जाएगा 45 लाख अपॉन 5 लाख, कितना हो जाएगा 9 लाख। हर साल हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर, 9 लाख रुपए का लगेगा, ठीक है सर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो चलो सर अब इसको हम अकाउंट में उतार देते हैं, ठीक है। तो अब देखो अभी ना अकाउंट आगे कैसे बनाता हूं मैं सिखाता हूं, ठीक है। फिलहाल बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। सर बैलेंस शीट में अभी दिखाना कैसे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं 3rd ईयर की बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट बनाऊं सर, ठीक है सर। मुझे सिर्फ क्रेडिट साइड से मतलब है, इसलिए मैंने सिर्फ ये बनाया है, ठीक है। तो सर अब मान लो क्या बना रहा हूं, 3rd ईयर की बैलेंस शीट बना रहा हूं। सर अब देखो इसमें दिख रहा है कैसे मेरा एसेट भाई। एसेट पहली बात तो ओरिजिनल कॉस्ट पे आएगा। किस पे आएगा, ओरिजिनल। क्या है ओरिजिनल कॉस्ट, सर यहां क्या लिख दूंगा, इसमें से लेस कर देंगे क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब देखो, अच्छा सर यहां डलता कैसे है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पूरा देखते हैं आप। सर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, ठीक है जी। सर एक ये मैंने बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्चुअली ऐसे नहीं बनता, आगे सीखते हैं, ठीक है जी। सर अब इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या है, अभी जीरो बैलेंस है, ठीक है। बात चल रही है फर्स्ट ईयर की। सर इस साल इसके अंदर आके इस साल का डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा विच इज 9 लाख। तो सेकेंड ईयर की ओपनिंग में मुझे कितना बैलेंस दिखेगा, 9 लाख। सेकेंड ईयर का भी जो डेप्रिसिएशन 9 लाख लगेगा वो भी यहीं पे आ जाएगा, मशीन में से माइनस नहीं करना, यहीं पे डालना है, तो सर वो भी यहीं पे आ गया। थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में कितना दिखेगा, 18 लाख प्लस इस साल का भी डेप्रिसिएशन यहीं आ जाएगा। सर टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 27 लाख। 27 लाख हो गया, 9 27, ठीक है। तो सर हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना चल रहा है अभी, 27 लाख। ये थर्ड ईयर के एंड में है, थर्ड ईयर के एंड में है। सर मुझे यहाँ पे थर्ड ईयर की बैलेंस शीट बनानी है, तो सर देखो मेरा एसेट दिख रहा है 50 लाख का और आज तक का सारा डेप्रिसिएशन, यानी कि जो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में दिख रहा है विच इज 27 लाख। सर इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, 27 लाख। और सर अब मेरी बैलेंस शीट में मेरा एसेट 23 लाख पर दिख जाएगा, 23 लाख पर दिख जाए, ठीक है। सर यही चीज अगर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को फॉलो ना करते हुए रेगुलरली तरीके से की होती तो कैसे होता सर, सर पिक्चर थोड़ी चेंज हो जाती। सर यहां मैं बनाऊंगा अब 3 साल की बैलेंस शीट, ठीक है जी, 1 2 ठीक है जी। सर ये है मेरा थर्ड ईयर, ये है सेकेंड ईयर, ये है फर्स्ट, ठीक है जी, बनाए सर। तो देखो सर यहां पर क्या होता, सर मेरा एसेट जो है फर्स्ट ईयर के एंड में वो दिखता 41 लाख, ठीक है सर। क्या हुआ था, सिंपल 50 में से ये 9 माइनस करता हुआ चल रहा हूं। सेकेंड ईयर के एंड में आता, फिर मेरा एसेट 41 माइनस 9, 41 माइनस 9 32 पे दिख जाता, ठीक है सर। फिर थर्ड ईयर के एंड में आता, अब क्या दिखता, 32 माइनस 9, 32 माइनस 9, यानी सर जो मेरा एसेट होता है कितने पे दिखता, 20। तो देखो सर यहां पर भी थर्ड ईयर के एंड में 23 और यहां पर भी थर्ड ईयर के एंड में 23। तो सर अमाउंट हमेशा सेम ही आता है, जस्ट द डिफरेंस इज प्रेजेंटेशन, जस्ट द डिफरेंस इज प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। अब बताओ सर कौन सी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, मतलब कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है। मैं अगर आपको चॉइस दे दूं कि सर आपको, आपकी मर्जी है, आपको इस तरीके से करना है तो इस तरीके से करो, इस तरीके से करना है तो इस तरीके से करो, आप किस तरीके से करोगे एक्यूमुलेटेड, क्यों सर, हम एक ही जगह इकट्ठा करते हैं लास्ट में, हर साल यही होगा। अगर मैंने यहाँ पे भाई थर्ड ईयर की जगह सेकेंड ईयर की बनाई होती ना तो 50 लाख माइनस 18 लाख दिख रहा होता, ठीक है। तो सर अमाउंट 32 आता और देखो सर यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, ठीक है जी। तो कोई बना सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी आप लोग 11th क्लास में हो तो आप कोई बना सकते हो, ठीक है, दैट इज अप टू यू। बट जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपका सेकेंड या थर्ड चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता अभी, ठीक है। लेकिन मैं अगर उसकी बात करूं तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बोलते हैं कि भाई ये जो तरीका है ना, रिड्यूस फ्रॉम द एसेट, इसको फॉलो नहीं करना, दिस इज अ रॉन्ग वे, दिस इज अ रॉन्ग वे, आपको ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा अपनी बैलेंस शीट इस तरीके से बनानी है, विच इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस तरीके से बनाना है। सर ऐसा क्यों, रीजन क्या है सर इसके पीछे, भाई देखो आपने थर्ड ईयर की बैलेंस शीट में अपना एसेट दिखाया 23 लाख का, आपका शेयर होल्डर आता है, बैलेंस शीट देखता है एसेट 23 लाख, एसेट 23 लाख, क्या उसे ये पता लगता है कि आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, नहीं। क्या उसे ये पता है कि एसेट था कितने का, नहीं। तो सर यहां से वो आपको जज ही नहीं कर सकता कि आप डेप्रिसिएशन सही लगा रहे हो क्या, कितना डेप्रिसिएशन अब तक लग गया, ओरिजिनली एसेट कितने खरीदा था, क्या यहां से इंफॉर्मेशन आ पा रही है। लेकिन सर जब मैं बात करता हूं इस बैलेंस शीट की,
चाहे मैं किसी भी साल का बैलेंस शीट उठा लूं, चाहे मैं किसी भी साल का बैलेंस शीट उठा लूं, सर मेरे को ओरिजिनल वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और करंट वैल्यू तीनों की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाती है, तीनों की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाती है। तो सर ये अभी तो आपकी मर्जी है कि आप किसी भी तरीके से बनाओ, बट जब आप आगे जाओगे फर्दर स्टडीज के लिए तो सर इस तरीके को भूल जाना, सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के तरीके से करना होता है। समझ में आ गया सर? कोई डाउट? ठीक है, अभी आप क्लास 11th में हो तो आपको ये तरीका ज्यादा फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपको मेनली ये तरीका फॉलो करना है क्योंकि थोड़ा इजी है। इसमें 2 अकाउंट बनाना है, इसमें एक ही अकाउंट बनाना है। ठीक है, कैसे वो भी आगे बताता हूं। ठीक है जी, तो समझ में आई सर इतनी सी बात कैसे चलता है, ये दोनों मेथड समझ में आ गए। इसमें से हर साल रिड्यूस करते रहो, इसमें से हर साल एक्यूमुलेटेड में डालते रहो, लास्ट में आके बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल द डेट, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया सर? ठीक है, अच्छा भाई यूट्यूब वाले बच्चों जितने भी नोट्स चल रहे हैं सबको पॉज करते करते अपने स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स को साथ साथ बनाना है। ठीक है, नोट से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है, तभी मैं आपके लिए यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स बनाता हूं। ठीक है जी, चलो अब सर अभी भी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसके आगे हमको सीखना है कि यहाँ पे 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है जी, तो सर हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की और रिड्यूस फ्रॉम द एसेट। ये 2 मेथड्स हमारे पास होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो सर जब हम बात करते हैं रिड्यूस फ्रॉम द एसेट की, तो यहां पर सिर्फ एक अकाउंट बनता है, यहां पर सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है सर एसेट्स अकाउंट। क्या नाम होता है सर? एसेट्स अकाउंट। एसेट विल बी शोन ऑन रिड्यूस वैल्यू एवरी ईयर। इस अकाउंट के अंदर क्या होता है, हर साल एसेट रिड्यूस वैल्यू पे दिखता रहेगा, जितनी भी XYZ ट्रीटमेंट होनी है सारी की सारी ट्रीटमेंट एक ही अकाउंट के अंदर होंगी, परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन। समझ में आती है सर बात? ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूं सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, किसकी बात करता हूं सर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, तो सर यहां पर बनते हैं 2 अकाउंट, वन इज एसेट अकाउंट, अनदर इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, सर कंफ्यूज मत हो ना, प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड एक ही बात है। ठीक है जी, तो सर यहाँ पे 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है एसेट अकाउंट और एक बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर इस अकाउंट के अंदर क्या होता है, एसेट विल कंटिन्यू टू बी शोन ऑन द सेम वैल्यू। एसेट किस पे दिखता है सर? सेम वैल्यू पर। एसेट किस पे दिखता है? सेम वैल्यू पर, अनटिल एंड अनलेस, जब तक एनी परचेज और एनी सेल हैज बीन मेड, जब तक या तो कोई परचेज ना हो जाए या फिर सेल ना हो जाए, जब तक सर ये सेम वैल्यू पर दिखता रहता है। ठीक है, चिंता मत करो, अब इसका भी एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। और सर इसमें क्या होता है, ऑल द डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्डेड हियर। जितने भी डेप्रिसिएशन हर साल का होगा सर वो सारा का सारा इस अकाउंट में आके रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है जी, सर क्या आपको इस बैलेंस शीट से मतलब है? अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो सर कभी कभी बैलेंस शीट पूछ लेते हैं, अदरवाइज सिर्फ 2 अकाउंट बनाने होते हैं। अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हो तो मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट या फिर और एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर आप रिड्यूस फ्रॉम द एसेट फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एसेट अकाउंट। सर आपको मेनली ये दोनों अकाउंट याद रखने हैं। ठीक है, या तो एसेट अकाउंट या फिर एसेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये बैलेंस शीट भी देखनी है, भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सर पेपर में पूछ सकते हैं, पेपर में पूछ सकते हैं। तो सर ये ट्रीटमेंट याद है, अच्छे से याद है, समझ भी अच्छे से आया कि सर जो टोटल एसेट है उसमें टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो रिड्यूस वैल्यू आएगी। यहाँ पर हर साल रिड्यूस वैल्यू पर ही दिखता है। सर बेनिफिशियल कौन सा है? ये वाला बेनिफिशियल है। क्यों सर? क्योंकि इसका तीनों इंफॉर्मेशन एक साथ मिलती है, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन करेक्टली नहीं मिल रही है। समझ में आती है सर इतनी बात? चलो अब सर इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है जी, तो आ जाओ मेरे साथ आगे। सर सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट वाले तरीके की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट वाले तरीके की। सर इसमें क्या होगा, देखो 2 अकाउंट बनेंगे, मैंने बना रखे हैं, एक है एसेट अकाउंट और एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई भी नाम बोलो, आपकी मर्जी। ठीक है जी,
अब ये गेम चलती कैसे है, ये तरीका कैसे, हमको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है अकाउंटिंग में, वो सीखते हैं। देखो सर, एग्जाम्पल हमने अभी पीछे एक 50 लाख के एसेट का लिया था, डेप्रिसिएशन हर साल 9 लाख लग रहा था, यही था। और सर यूजफुल जो लाइफ थी वो कितनी थी, 5 इयर्स। ठीक है सर, तो इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग दोनों अकाउंट समझ लेते हैं। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि बनाना भी इजी है, राइट, कैलकुलेशन इजी है, करनी नहीं पड़ेगी। चलो सर, तो देखो जी सर, जब आप एसेट परचेज करके आओगे तो जनरल एंट्री बताओ। एसेट परचेज कैश बैंक। हाँ, तो एसेट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सब मर्जी है, कैश बैंक कुछ भी यूज कर लो। या आपने एसेट परचेज किया तो सर एसेट अकाउंट डेबिट में गया, तो यहां पे भी कहां आएगा, डेबिट में। किस नाम से, टू कैश या टू बैंक, टू कैश या टू बैंक। सर सबसे पहले एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, टू, यहां पे क्या आएगा सर, जो एसेट परचेज किया, कितने का परचेज किया, 50 लाख, कितने का, 50 लाख। ठीक है सर, अब क्या होगा, ये हुआ पहला साल। ठीक है, जब पहला साल एंड होगा, ये चल रही है सर 1 तारीख, जब पहला साल एंड हुआ यानी कि 31 मार्च आ गई सर, तब इस पे चार्ज होगा डेप्रीसिएशन, तब इस पे चार्ज होगा डेप्रीसिएशन। तो सर 31 तारीख को क्रेडिट साइड एंट्री क्या हो जाएगी, बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है सर, नहीं सर, हम फॉलो कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, इसके अंदर डेप्रीसिएशन एसेट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, डेप्रीसिएशन एसेट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। सर 31 तारीख को यहां पर सिर्फ एक चीज दिखेगी, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना दिखेगा सर, 50 लाख। सर अकाउंट क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे, 1 साल हुआ ना, तो 5 साल बनाने हैं। ठीक है, सेकंड ईयर पे आ जाते हैं, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना दिखेगा सर, 50 लाख। 31 तारीख आ जाएगी, तब भी कितना दिखेगा, बाय बैलेंस, क्योंकि मैंने पीछे क्या कहा था कि सेम अमाउंट कंटिन्यू होगा अनटिल एंड अनलेस कोई परचेज या सेल नहीं होती। सर हमारा एग्जांपल तो बहुत सिंपल है, कोई परचेज या सेल कोई नहीं रही, तो सर 5 साल ये अकाउंट ऐसे ही चलता रहेगा, 5 साल तक ये अकाउंट ऐसे ही चलता रहेगा जी। सर देखो कितना सिंपल है अकाउंट बनाना, बताओ, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, अकाउंट बनाओ खत्म करो, अकाउंट बनाओ खत्म करो। हाँ जी, हाँ जी। अगर देखो मान लो बीच में कोई सेल हो चुकी होती, कोई सेल हो जाती, तो मैं पता है क्या करता, देखो इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं ये, ठीक है, मान लो मैंने 5 लाख का एसेट बेच दिया, 5 लाख का एसेट बेच दिया, तो सर यहां हम क्या करते, 31 पे आते, बाय बैंक मेरे भाई, बाय बैंक, ये सेल ही है लेकिन रिकॉर्ड बाय बैंक करते, पैसा आएगा ना आपके पास, तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जब आप बेचोगे तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट में आके बाय बैंक। सर यहां 5 लाख रिकॉर्ड होता, और जब मैं यहां लिखता बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, तो वो 45 लाख रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है जी, फिर यहां चलेगा 45 लाख, कुछ भी नहीं हुआ, तो यहां भी बाय बैलेंस सीडी 45 लाख। ठीक है जी, यहां भी 45 लाख और बाय बैलेंस सीडी 45। समझ में आया सर, इस तरीके से बनता है क्या, एसेट अकाउंट। क्या बनता है सर, एसेट अकाउंट। अगर बीच में कोई परचेज सेल है तो वैल्यू जरूर बदल जाएगी, अदरवाइज वैल्यू सेम तरीके से चलती रहेगी, वैल्यू सेम तरीके से चलती रहेगी। समझ में आई सर बात, कोई डाउट, कोई इशू, पक्का। आगे चलते हैं सर, देखो अब एसेट अकाउंट तो बन गया, लेकिन डेप्रिसिएशन कहीं तो रिकॉर्ड करोगे, तो कहां करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ये आ गए सर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। देखो सर, अब देखो याद रखना भाई, आपने मेरे से क्वेश्चन चेंज कराया है, 5 लाख की सेल हुई है तो डेप्रिसिएशन चेंज होगा, डेप्रिसिएशन चेंज होगा। सर क्या मेरे पास कोई पहले का डेप्रिसिएशन पड़ा है क्या, हमारे क्वेश्चन ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है, तो नया डेप्रिसिएशन आएगा। बताओ यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, भाई डेप्रिसिएशन है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट में ही होता है, लेकिन सर ये प्रोविजन है, ये लायबिलिटी है। सर क्लियर में देखोगे तो एक्सपेंस डेबिट से ही स्टार्ट होता है, लेकिन ये कोई एक्सपेंस नहीं है सर। एक्यूमुलेट जब चीजें होती हैं तो वो एक लायबिलिटी बन जाती हैं,
वो एक लायबिलिटी बन जाती है। तो सर वो स्टार्ट कहां से होती है? क्रेडिट साइड से। स्टार्ट कहां से होती है? क्रेडिट साइड से। पक्का सोचो। अब सर मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं। ये अगर आप मेरा लायबिलिटी बनती है तो क्रेडिट साइड से होगी स्टार्ट, क्रेडिट वगैरह लायबिलिटी वगैरह। आप बताओ क्या ये एक लायबिलिटी है आपकी? लायबिलिटी तो नहीं है, तो भाई बोल रहा है। राइट सर, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, एक्सपेंस ही है, तो डेबिट साइड से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड, इसका हम बेसिक तो क्लियर है सर हमारे। चलो जी, तो सर आप पहले साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, बताओ किस नाम से लिखूं? बताओ जी, सोचो सोचो समझो, बताओ किस नाम से लिखूं? सर इट इज टू मशीनरी अकाउंट या टू एसेट अकाउंट। सर डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है? एसेट के ऊपर। सर एंट्री क्या करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है ना, टू एसेट। तो देखो सर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? डेबिट, तो डेबिट में आ गए टू एसेट, तो टू एसेट डाल दिया। समझ में आई सर बात? ठीक है जी, तो सर टू एसेट चलेगा। पहले साल की बात हो रही है, 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सर क्या कोई और चीज यहां पे होगी? नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सीडी 5 लाख, क्लोज कर देंगे। सर नेक्स्ट ईयर में आएंगे, फिर लिखेंगे टू एसेट अकाउंट, फिर क्या कर देंगे? 5 लाख, क्लोज। यहां पे क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस सीडी 5 लाख, क्लोज। अच्छा सर अब देखो, अब सर जब हम थर्ड ईयर में आए थे तो आपने मेरे से क्या करवाया? सेल। क्या की सर हमने? सेल। किसकी सेल करी? 5 लाख की मशीनरी। कितने की सेल करी? तो सर देखो अब यहां पर डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। सर डेप्रिसिएशन नए तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? याद किया अभी हमने। सर बताओ कितनी का खरीदा था हमने? 50 lakhs। क्या 50 लाख का बचा है? कितने का बचा है? 45 लैक्स। 45 लैक्स मेरे भाई, आपने 5 लाख का बेच दिया, कितने का बचा? तो सर अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? 45 माइनस माइनस कुछ सैल्वेज वैल्यू होगी। क्या है हमारी सैल्वेज वैल्यू? 5 लाख। 5 लाख। देखो हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये चेंज नहीं हुई है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये चेंज नहीं हुई है। पाँच साल का। अपॉन यूजफुल लाइफ। कितने लाइफ बची है सर अब आगे? 2 साल। 2 साल। कितनी बची है सर? तो सर ये कितना हो जाएगा? 40 लैक्स अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 20 lakhs। ठीक है, सही है। बताओ कहां 5 लाख का डेप्रिसिएशन, कहां 20 लाख का डेप्रिसिएशन? सर ये क्या हो गया? बताओ अब क्या सर आपकी मशीनरी 45 लैक्स की है? सेल करने के बाद है। नहीं भाई, थर्ड ईयर पे आओ तो सही। सर 50 लाख से स्टार्ट किया, पहले साल 5 लाख माइनस 45 बचा, 5 लाख माइनस 40 बचा, यहाँ 5 लाख माइनस हो गए, वैल्यू थी 35। इसमें से बेच दिया 5 लाख, वैल्यू कितनी बची? तो सर यहां पर ना माइनस जी कभी भी इस तरीके से नहीं लेना। मैंने क्यों आपके बीच में सेल वाला टॉपिक उठाया? भाई आपको यहां पे लेना है कि मेरी आज वैल्यू कितनी चल रही है। याद करो मैं आपको क्या बताया था कि बीच में चेंज हो गया तो सर जितनी वैल्यू चल रही होगी ना उतनी वैल्यू में से सैल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं। ठीक है, तो सर कितनी वैल्यू चल रही है अब? 30 लाख। 30 लाख माइनस 5 25 लाख। 30 लाख माइनस 5 25 12.5 लाख। तो सर हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 12.5। ठीक है, हटा ही देते हैं। समझ में आया सर कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन? तो सर अब ना 5 लाख का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, अब कितने लगने चालू हो जाएगा सर? 12.5। ठीक है जी, चल ठीक है। हालांकि इसमें और भी अभी एक कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन ये है सर कि जो 5 लाख की मशीनरी बेची इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, तो वो भी माइनस करना होता है, पर अभी इतना डीप नहीं जाते। अभी सिर्फ ये समझते हैं कि सर जो वैल्यू आएगी ना वो आज तक की वैल्यू आनी चाहिए, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं आगे। ठीक है जी, चलो सर 12.5 लाख लगेगा। तो थर्ड ईयर में जब हम 2 एसेट करेंगे तो एक सेकंड रुकेंगे। देखो जी
एक चीज देखो यहाँ पे सर, जो ये थर्ड ईयर में एसिड आएगा इस पे 12.5 लगना चाहिए कि फोर्थ ईयर से 12.5 लगना चाहिए, बताओ। देखो सर, सर आपने फोर्थ ईयर से लगेगा। जी सर आपने थर्ड ईयर के एंड में मशीन बेची, तो जब थर्ड ईयर का एंड आया तो यहां तक तो पूरे 50 लाख की मशीन थी ना, यहां तक तो पूरे 50 लाख की मशीन थी, तो सर थर्ड ईयर के एंड में तो 5 लाख 5 लाख की लगेगा। लगेगा ना। सर यहां पर जो बाय बैलेंस होगा, बैलेंस ईडी जो हो 5 लाख ही होगा, लेकिन जब आप आओगे फोर्थ पे टू एसिड करने, तो सर तब देखो ना, आप क्या खुद देखो, आपने 25 लाख को डिवाइड बाय 2 करा है, 2 सिर्फ 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाला है आपने 12.5, तो सर फोर्थ ईयर के एंड में लगेगा 12.5 का। तो सर मेरा जो बैलेंस सीडी है वो भी कितना हो जाएगा, देखो एक सेकंड रुको, वेट, एक चीज की मिस्टेक हो गई, बताता हूं। देखो सर, हम तो हर साल 5 लाख लेके जा रहे हैं, ऐड किया ही नहीं सर। यहां मेरा बैलेंस बीडी दिखेगा 5 लाख का, और एडिशनल ऐड हो जाएगा 5 लाख, तो मेरा बैलेंस सीडी आ जाएगा। ठीक है, ये सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई कि मैं ये देखा ही नहीं। ठीक है सर, तो यहां पर टू बैलेंस बीडी आ जाएगा 10 लाख का, ऐड हो जाएगा 5 लाख, तो सर बैलेंस सीडी आ जाएगा 15 लाख। सर यहां पर बैलेंस बीडी आएगा 15 लाख। 15 लाख का, और इसमें ऐड हो जाएगा, तो सर यहां पर सीडी आ जाएगा 27.5 लाख का, और टू बैलेंस बीडी 27.5 लाख, और ऐड हो जाएगा एसेट में 12.5 लाख। ठीक है जी, सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीडी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 लाख। ठीक है जी, सर कितना आ जाएगा 40, समझ में आया। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या हुआ है, वेट करो एक सेकेंड। ठीक है, देखो अब ना यहाँ पर आप देखो ना, तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ रहा है सर, 40 लाख। ठीक है, लेकिन हमारी सैलरी वैल्यू कितनी थी, 5 लाख। ठीक है, तो सर इसके अकॉर्डिंग हमें 45 लाख आना चाहिए था। ठीक है, बट सर ये डिफरेंस इस वजह से हुआ है क्योंकि अभी तक मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं हटाया। ठीक है, वो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब हम उसमें इफेक्ट हटाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमने अकाउंट किस तरीके से बनाना है, हमें अकाउंट किस तरीके से बनाना है। ठीक है सर, तो कैसे बनाना है, इस तरीके से यहाँ पर हम सारा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हुए रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर सर यहाँ पर हम अपनी पूरी मशीन रिकॉर्ड करते हैं, परचेज सेल रिकॉर्ड करते हैं, खत्म करते हैं, और यहाँ पर पूरा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। जो ये लास्ट का डेप्रिसिएशन है लास्ट ईयर में आप, अच्छा देखो सही है, एकदम सही है, सॉरी देखो। अब यहाँ से एक बैलेंस शीट बना के देखते हैं, बताओ एसेट कितने का दिख रहा है, यहाँ पे देखो एंड में एसेट कितने का दिख रहा है सर, एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई 45, एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई 45, इसमें से लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 40 लाख, कितने की दिखेगी मशीन, और आपकी सैलरी वैल्यू कितनी है 5 लाख। तो सर एट द एंड ऑफ योर मशीन की लाइफ कितना दिखेगा 5 लाख ही दिखेगा। दैट मींस वी आर गोइंग करेक्ट। सर हमने क्या किया, देखो हमने हर साल की मशीनरी रिकॉर्ड करी, 45 लाख की मशीनरी लास्ट में बची, यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन लास्ट में कितना निकल के आ रहा है 40 लाख। तो सर देखो मेरी मशीन की सैलरी वैल्यू कितनी बची है 5 लाख, मशीन ही 45 की बची थी, हम 50 लेके चल रहे थे। देखो सर एकदम करेक्ट हो गया, मैच हो गया। ये देखो सर आपने यहाँ पे सैलरी वैल्यू कितनी ले रखी है 5 लाख की दे रखी है। सर इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन करना है अगर एसएलएम का क्वेश्चन आता है। अगर डब्ल्यूडीवी का भी आता है तो भी सर कुछ नहीं है, रेट गिवन होगा, मशीन तो सेम रहेगी, ये अकाउंट एज इट इज बनेगा, इस अकाउंट में अमाउंट 5 लाख की जगह कुछ चेंज होते रहेंगे। समझ में आती है सर बात।
यहीं पर अगर मैं बात करता हूं रिड्यूस फ्रॉम एसेट मेथड की, रिड्यूस फ्रॉम एसेट, तो देखो यहां पे बहुत सिंपल है सर। देखो आपने मशीनरी खरीदी 50 लाख की, सर यहां पर पहले साल से हम यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे 5 लाख, तो यहाँ पे बैलेंस बीडी भी कम हो जाएगा, सीडी भी कम हो जाएगा, कितना 45 लाख, खत्म। यहां पर आ जाएगा बीडी 45 लाख, ठीक है मैं जल्दी लिख रहा हूं, बीडी आ जाएगा 45 लाख, डेप्रिसिएशन लगा दोगे 5 लाख, सीडी आ जाएगा 40 लाख का, खत्म। यहां पर सर बीडी आ जाएगा, यहां पर अच्छा देखो थर्ड ईयर चल रहा, थर्ड ईयर तो 5 लाख ही लगेगा, तो सर सीडी कितने का आ जाएगा, सीडी आएगा 35। अब फोर्थ ईयर है, चेक सेकंड हमने बेचा नहीं ना, थर्ड में ही बेचा था हमने, देखो डेप्रिसिएशन लगेगा सर 5 लाख, सेल हो जाएगी बैंक के थ्रू 5 लाख की, तो सर सीडी कितने का बचेगा 30 लाख, ठीक है। एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 50 लाख का लगा 45 45 40, थर्ड ईयर में 5 लाख का डेप्रिसिएशन, 5 लाख की सेल, दैट मींस लीड टू 20। हमने यहाँ कोई गलती करी है क्या, अच्छा एक से हमसे ना यहाँ पे एक गलती हो गई भाई, कि देखो हम लोगों ने क्या कर दिया ना, ये देखो हमने यहाँ भी अच्छा सैलवेज है, ओके राइट, ठीक है जी एकदम। सर 30 लाख बचा है, कितना बचा है 30 लाख, सही चल रहा है, चलते रहो। सर बीडी अब कितना आ जाएगा 30 लाख, यहाँ क्लोज कर दो। सर अब डेप्रिसिएशन कितना लगाना है 12.5, कितना लगाना है सर, तो सर सीडी कितना आ जाएगा, माइनस करो, ये आ जाएगा आपका 18.5, ठीक है 18.5, ओ सॉरी 17.5, 17.5, ठीक है जी। देखो सर प्लस करो 30 बन जाएगा, चलो अब सर यहाँ भी फिर बीडी आ जाएगा, तो सर डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, तो देखो सर सीडी कितना बचेगा 5, तो देखो सर ये हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, हमारी मशीन की वैल्यू कितनी आ रही है एंड में 5 लाख, तो सर बैलेंस शीट में भी ये दिख जाएगा एसेट 5 लाख, और यहाँ पर भी हमारे एंड में बैलेंस शीट में कितना दिख रहा था 5 लाख। तो इस तरीके से वैल्यू सेम ही आती है, क्या फर्क है सर, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट अलग बनता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनता है, लास्ट में जाके माइनस करके बैलेंस शीट में आंसर लिख देते हैं, यहाँ पर साथ साथ ही माइनस होता रहता है, तो एंड में बैलेंस 5 लाख बच जाता है। तो जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पर लिखोगे सिर्फ एसेट सीधा 5 लाख, और यहाँ पर माइनस करने के बाद कितना दिख रहा है 5 लाख। समझ में आया सर, बस यही आपका चैप्टर है। अब आगे बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस में ट्रिकीनेस बढ़ती रहेगी, तो वो हम सॉल्व करते रहेंगे। अदरवाइज हमारा चैप्टर सर इतना ही था, जो कि हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था, ठीक है जी। तो सर ये रहे आपके स्टार्टिंग से नोट्स, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो उसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो ये लो जी, ये आपके नोट्स हैं, ठीक है, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये SLM है, ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये सबसे मेन नोट्स हैं, इनको देखिए। ये है ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, ये ठीक है जी, ठीक है सर। और यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल से ये भी समझा था कि अच्छा ये है हमारा रिड्यूस होने से, ठीक है सर, और ये है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। तो ये एक एग्जाम्पल है, इससे हमने देखा कि थर्ड ईयर में कैसे बनेगा, और यहाँ पर 3 साल का लगातार कैसे बनेगा, ठीक है जी। ये लो जी, थोड़ा बड़ा करके ले लो, ये क्वेश्चन रहा, ये आपका सोल्यूशन, राइट। देन देखिए सर कि हमारे यहाँ पे 2 अकाउंट होते हैं, ठीक है, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, उसमें एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है जी। और ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने यही एग्जांपल लिया है, इसमें बीच में हमने थर्ड ईयर में सेल करी है, थर्ड ईयर में सेल करी है, ठीक है सर। ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन का अकाउंट,
और ये रहा हमारा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। एंड दिस इज योर एसेट अकाउंट रिड्यूस फ्रॉम एसेट मेथड्स। समझ में आया सर? देखो सर यहाँ बैलेंस शीट में भी लास्ट में 5 लाख, वहां बैलेंस शीट में लास्ट में 5 लाख। तो दिस इज योर चैप्टर डेप्रिसिएशन, सारा थ्योरेटिकल पार्ट विद सम एग्जांपल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।